सब बना रहे हो? सर कुछ डाउट था किसमें? सर, वो क्यूब वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। उसका मतलब आप जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उसमें मतलब हम लोग कैसे करके मतलब इक्वल कैसे कर दे रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। वापस से एक बार वो वाला बता दीजिए ना। उसमें हम लोग सिमेट्रिक देख रहे थे, सिमेट्रिसिटी से। ठीक है, जैसे ऐसा है, मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ से कनेक्शन है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। अगर हम यहाँ से किसी एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ध्यान से देखें कि अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो इस 1 से 2 गए, 3 गए, 4 गए। ठीक है, वैसे ही अगर हम उल्टा इधर से जाते तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये 5 6 7 8। ठीक है, तो 5 से 6 और 5 से 8 क्या हमारा 1 से 2 जाने में और 3 जाने में सेम तरीके का दिख रहा है? बोलो। चलो, यस वैसे नहीं सर। समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम अगर आई करंट लाते, यहाँ पे हमारे 3 ब्रांच मिल रहे हैं। ठीक है, ये और ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या तीनों ब्रांच सिमेट्रिक दिख रहे हैं? दोनों तरफ से अगर देखें तो 1 से 2, 1 से 3, यस सर। 1 से 7। तो इसी तरीके से हम देख के और हम बोल रहे थे कि जो हमारा पॉइंट सिमेट्रिक, जैसे कि 1 से 2 गए तो जैसा गया होगा, अगर इधर से हम मानते कि करंट गया है तो इस 5 से 8 जाने में भी सिमिलर टाइप का ही होता, या 5 से 6 जाने में जैसा 1 से 3 है वैसा ही होता। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसी सिमेट्रिसिटी के कारण ही हम लोग वैसा कर लिए थे कि अगर इस एंड से, यानी कि जो भी दो एंड दे रखा है वहां से हम किसी और पॉइंट पे जा रहे हैं, सेम तरीके से अगर जा रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स हमें सिमेट्रिक मिलेंगे। ठीक है, जैसे 1 से 3 पे जा रहे हैं तो 1 से अगर 3 जा रहे हैं तो एज से चल के जा रहे हैं, और वही 5 से जा रहे हैं तो इधर से जा रहे हैं, तो ये दोनों का से हम ऐसा देख रहे हैं। वही अगर 7 की 8 का बात मानते हैं तो 8 से यहाँ से इधर से जा रहे हैं और इधर एज से आ रहे हैं, तो 5 के रिस्पेक्ट में 8 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों डिफरेंट है। 1 के रिस्पेक्ट में भी 3 और 8 डिफरेंट है, दिख रहा है? यस लेकिन सर। वही हम बात कर रहे हैं कि अब इस 2 का ले लेते हैं और 3 का लेते हैं, तो 2 पे जा रहे हैं और यहाँ से 5 पे आ रहे हैं, तो क्या 2 1 और 5 के रिस्पेक्ट में 3 और 2 सेम दिख रहे हैं? 1 और 5 के रिस्पेक्ट में 3 और 2 पॉइंट जो है सेम तरीके का दिख रहा है? सर दिख रहा 5 है, में तो वो डायगोनल में आ रहा है ना। तो 5 से 3 भी तो डायगोनल ही जा रहा है, ये भी डायगोनल ही जा रहा है, यस सर। और 1 से एज पे आ रहा है, तो 3 और 2 क्या 1 5 के रिस्पेक्ट में सिमिलर दिख रहे हैं? लेकिन वही 3 और 8 का देखे थे तो वो सिमिलर नहीं थी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग दोनों पॉइंट से सिमिलरिटी देख रहे हैं। वो एक्चुअली में जो है पोटेंशियल डिफरेंस या करंट हम डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, नहीं कि जो हम लोग सिमेट्रिक वाला बोले थे कि बैटरी को एक बार सीधा जोड़ के देखो कि किसमें कितना करंट ज्यादा है, फिर उल्टा जोड़ के देखो, वही चीज है। ठीक है, यस सर। और कोई दिक्कत? सर लेक्चर बाकी नंबर 7 में जब आप आरसी सर्किट बता रहे थे तो उस क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे ना, उसका आंसर नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन क्या था, याद है? ये सर आपको फोटो भेजता हूँ। सेवन,
हाँ, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? सर इसका आंसर क्या है एक बार बता सकते हैं? क्वेश्चन कहाँ भेजे हो? सर AB में करंट निकालना है भाई एट एनी टाइम। अच्छा, यही क्वेश्चन दे रखा है। यस सर। ठीक है, तो ए बी में करंट निकालना है, तो आर 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 दिख रहा है। ये सी है, ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, और ये भी है, यही चीज है। ठीक है, ए और बी के थ्रू हमें से पूछ रहा है कि करंट निकालना है। यही सवाल था। यस सर। ठीक, तो हम जैसे बोले थे कि अगर हम टाइम टॉ की अगर बात करें, टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट में हम आर इक्विवेलेंट इंटू सी लिखते थे। आर इक्विवेलेंट होने के लिए इस दो पॉइंट्स के अबाउट हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए। कब? जब इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दे, यही था। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हमें दिख रहा है? आर प्लस आर बाई टू, 3R/2 दिख रहा है। यस सर। ठीक है, दूसरा चीज था कि हमें एसटीडी स्टेट में इस पे चार्ज निकालना था कि एसटीडी स्टेट में इस पे चार्ज कितना होगा। तो एसटीडी स्टेट में हम अगर इसमें चार्ज है, फुल चार्ज है, तो इसमें से करंट तो जीरो जा रहा होगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो उस समय जो करंट बह रहा होगा सिर्फ इसी के अबाउट बढ़ रहा होगा, और V/2R बढ़ रहा होगा, इसमें करंट आई जा रहा होगा। तो इस सिचुएशन में अगर पोटेंशियल ऑफ ए बी जो देखेंगे वही पोटेंशियल ऑफ सी होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना होगा? V/2 होगा। तो यहाँ से जो हमारा है क्यू नॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। क्यू नॉट कितना होता है? सी भी, यानी कि CV0/2। भी है तो भी, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। तो हाँ, तो आरसी पता चल गया। तो किसी टाइम टी पे क्यू थ्रू कैपेसिटर हम लिख सकते हैं क्यू नॉट 1 - e⁻टी/τ। टॉ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, टॉ इक्वल टू क्या आएगा? 3/2 RC। ठीक है, तो ये क्यू आ गया। तो इस वाले सर्किट में अब किसी टाइम टी पे करंट हम फाइंड कर सकते हैं। बोलो। यहाँ से dq/dt कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो dq/dt करेंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। करंट पता चल जाएगा तो हमें ए बी से करंट निकालना था। तो ऐसा है, ये कैपेसिटर सी है, ये आर है रेजिस्टेंस, करंट इसमें से आई जा रहा है जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर रखे हैं। तो क्या हम ए बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? इस करंट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ का पोटेंशियल, और क्यू पता है तो यहाँ का पोटेंशियल हम टाइम के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। यस सर। तो भी ए बी हमें दिख रहा है क्या होगा? IR प्लस Q/C। तो यहाँ से भी ए बी हमें पता चल गया। तो हम इसमें करंट जो होगा आई, वो आई क्या आ जाएगा? VAB/। क्लियर है? टाइम के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। हो जाएगा अब। सर VAB वाला एक बार और बताइए ना, VAB कैसे लिखें? इस ए और बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल लिखना है। तो जो इसके क्रॉस अगर V1 हो और इसके क्रॉस V2 हो, तो दोनों का एडिशन ही VAB होगा। यस सर। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं, दोनों के क्रॉस यस जो सर, समझ आ पोटेंशियल गया। ड्रॉप है उससे ठीक है। और कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे सवाल फिर इंडक्टर में भी हम लोग को करने हैं।
और कोई दिक्कत? सर है, बट फिर मैग्नेटिज्म नहीं शुरू होता है। सर है और डाउट बुकलेट से, बट वो थोड़ा ज्यादा है, तो कभी और करें। ठीक है, तो सब एक एक दिन करके खत्म करेंगे तभी जाके होगा भी, अभी तो जरूरी ही है। ठीक है, सब लोग कर लियो तो किसी एक दिन डिस्कशन क्लास ही रखते हैं। यस सर, किसी भी सर, संडे को अगर हो सकता है तो। संडे को तो नहीं हो पाएगा। सैटरडे क्लास नहीं है। हाँ सर, सैटरडे क्लास हम लोग का नहीं है इस बार। ठीक है, फिर देखते हैं आईडी अगर खाली हुआ तो। ठीक है, तो उस दिन तक सब कौन सा चैप्टर का करोगे? करंट का कंप्लीट करो। सर करंट ठीक का है, है। हाँ ठीक है, तो करंट कंप्लीट करो उस दिन तक। बुकलेट पहले बुकलेट कंप्लीट कर रहे हो या एचसी वर्मा? सर बुकलेट हो पहले चुका है, HCV। पहले HCV। ठीक है, तो एचसीवी कंप्लीट करके फिर बुकलेट करो, ताकि जैसे डाउट हो तो एक साथ आ जाए, एचसीवी करे तो एक साथ एचसीवी डिस्कस हो जाए। सर तो उस दिन ठीक है। पूरा किसी से भी पूछ सकते हैं ना? हाँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एचसी वर्मा खोले हैं तो एचसी वर्मा लाइन से खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। सब तो नहीं पूछोगे, मान लेते 50 क्वेश्चन है तो 5-10 क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो मान लेते हैं एचसी वर्मा एक साथ हो गया। ठीक है, और कॉमन डिस्कशन ग्रुप है क्या तुम लोग का? यस सर। डाउट ग्रुप। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हो? जैसे वो भी एक दूसरे का डाउट भी सॉल्व कर सकते हो उसमें, जैसे कि कोई एक डाउट भेजा, क्वेश्चन भेजा, ठीक है, तो मान लेते हैं किसी और को आ रहा है तो बना के भेज दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिवीजन भी होते रहेगा, उसमें पुराने पुराने क्वेश्चन का भी अगर इस तरीके का रिवीजन करोगे तो पुराने टॉपिक भी रिवाइज होंगे। जैसे मान लेते हैं आज किसी का मन किया चलो 11th का हम रोटेशन बनाए, रोटेशन के कुछ क्वेश्चन में डाउट आ गया, ग्रुप में भेजा, बाकी लोग उसे बनाए, तो आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तब भी जो कंसेप्ट थे वो रिवाइज हो गए। ठीक है, जैसे खोटा वोटा में क्या था, यही चीज था, ग्रुप डिस्कशन करते थे सब बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं, एक का डाउट आया तो उसे आपस में मिलकर सॉल्व करना है। तो उससे क्या होता है कि हम अपना जो पढ़े सो तो पढ़े ही, दूसरे का जो डाउट था उससे हम भी सीख गए, हम जब वो पढ़ेंगे तो हमको वो डाउट नहीं रहेगा। तो ये टेंडेंसी को भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग, और ये इफेक्टिव भी है क्योंकि आपस में जो होता है क्या बोलते हैं, साइनेस उतना नहीं रहेगा, यानी कि जो भी डाउट होगा आपस में बोल सकते थे, हाँ भाई ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो उसमें आलतू फालतू भी मन में आया तो बोल के अपना कोई एक कंसेप्ट निकलता है डिस्कशन से। ठीक है तो ठीक है, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ करंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें जो हमारा सीक्वेंस होगा ये होगा कि फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, फिर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज चलेगा। थर्ड जो होगा वो क्लासिकल मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिफ्थ जो आएगा जियोमेट्रिकल या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में फिर
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में होगा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जो है सीक्वेंस अपना हिसाब से चेंज करते रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पढ़ लो, पढ़ो, कोई बाद में पढ़ो, उससे कोई ज्यादा का अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यानी कि पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू करंट या मूविंग चार्ज जो भी है, फिर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण फोर्सेस क्या होगा, फिर क्लासिकल मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, उसमें मैग्नेटिज्म कैसे आता है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो शुरू में यही पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ जो कंसेप्ट है वो इधर से भी थोड़ा बहुत यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आसानी से तुरंत तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिकल यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ हम लोग जानते हैं कि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो कैसे करता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसमें क्या क्या और इफेक्ट हम लोग देखते हैं, वो सब चीजें। लास्ट में ये प्रॉपर्टीज के बारे में है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये सब क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है। और इतना कुछ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 3rd एंड 5th, 4th एंड 5th दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4th एंड 5th दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ईएमआई पढ़ते हैं। और फिर थर्ड में एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो इससे रिलेशन नहीं है, ये अलग ही हो जाता है, तो इसमें हम लोग दो चीजें करेंगे, तो ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6। उसके बाद बचेगा एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज शुरू करते हैं, तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये कहानी शुरू होता है जो है बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले एक मैग्नेशिया नाम का टापू था, वहां से, ठीक है। जैसे मैग्नेशिया जगह एक जगह का नाम है, वहां पे एक गड़ेरिया था, वो भेड़ बकरी चराने गया हुआ था, तो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, पहाड़ी इलाका था, वहां पे उसने देखा कि काले रंग के छोटे छोटे पत्थर जो थे उसके बूट में लगे हुए कील से चिपक रहे थे, ठीक है, तो बार बार वो छुड़ाने का कोशिश करे लेकिन चिपकता जाए, ठीक है। तो वहां से वो आके लोगों को बताना शुरू किया कि ये तो जादू है, लोहा में चिपक जा रहा है, तो उस समय उन लोग को फैसिनेटिंग लगता होगा, ठीक है, कि हाँ भाई हमें भी अगर आज मिल जाए, अगर बचपन में अगर मैग्नेट मिल जाए तो उससे खेलने से हम लोग नहीं चूकते थे, तो वही चीज उस समय हुआ। तो लोग धीरे धीरे सारे लोग जागरूक हुए और उस चीज को फाइंड करने का कोशिश की कि आखिर है क्या। तो लोगों ने उस समय उससे बोल दिया कि एक कोई नया चीज है, नया स्टोन है, जिससे उन लोगों ने बोला कि ये मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेशिया जगह का नाम था, इसी जगह से मैग्नेट का नाम पड़ा, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर का पत्थर था Fe3O4 था, ठीक है। आजकल हम लोग उसमें क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं सब कुछ बता सकते हैं। खैर उस समय के लिए मैग्नेशिया से बोला गया कि मैग्नेशिया जगह का नाम था, तो वहीं से उन्होंने बोला कि ये पत्थर का नाम मैग्नेट है, ठीक है, वहीं से आज तक चलते आ रहा है। फिर करंट का कहानी तो सबको ही जानता है कि करंट जो था बह रहा था, ठीक है। तो उस समय जो लोग थे वो करंट को एक अलग ही चीज मानते थे, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को अलग ही चीज मानते थे, बिजली गिर रहा है, ये सब चीज हो रहा है, और ये जो मैग्नेट है इसे अलग ही चीज था, यानी कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं था, ठीक है। यानी कि लोगों का यही मानना था कि मैग्नेट एक अलग दुनिया में चल रहा है,
करंट एक अलग दुनिया में है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तभी उसी दौरान ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ओर्स्टेड थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेट्स से जैसे कि इनका कुछ सर्किट होगा, ऐसा स्विच है, ऐसा रखा हुआ था, और ये बगल में यहाँ पे एक कंपास रखे थे, ठीक है। ये क्या है? कंपास है। कंपास क्या होता है? सब मेरे ख्याल से सबको पता होगा। डायरेक्शन में मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये जो नीडल होता है वो भी मैग्नेट का बना होता है। ये जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ये सब पता है ना? यस सर। ठीक है। तो उन्होंने यही देखा कि अगर मान लेते हैं किसी कारणवश यहाँ कंपास रखा हुआ था और बिजली में गड़बड़ी हुई, यानी कि बिजली कट गया लेट से, तो उन्होंने देखा कि तो डिफ्लेक्ट करा। चलो एक बार हुआ, हो गया, बिजली आया फिर डिफ्लेक्ट करा। तो उन्होंने बार बार स्विच को ऑन ऑफ करके देखा, तो हर बार ये जो कंपास का निडल था वो हर बार डिफ्लेक्ट कर रहा था। जब करंट दे रहे थे तो उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग था, जब काट रहे थे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग हो रहा था। तो इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करंट बह रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी जाके ये जो हमारा कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर उसे डिफ्लेक्ट होना है तो दो मैग्नेट आसपास में रखेंगे तभी डिफ्लेक्ट होता था। पहले तो ये लोग जानते थे कि नॉर्थ पोल आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होगा। तो उन्होंने यही सोचा कि जरूर ऐसा होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसमें नॉर्थ पोल हो रहा है तो दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, साउथ पोल पर आ रहा है तो नजदीक हो रहा है। तो यहीं से इन्होंने रिलेशन दिया कि भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। अब वो रिलेशन है तो लोग और भी जागरूक हुए और फिर अपना अपना लग गए, भिड़ गए, एक्सपेरिमेंट करने लगे कि हाँ भाई क्या कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने सबसे पहले बताया कि देयर इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट में कोई ना कोई रिलेशन है, ये ऑस्टेड ने बताया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो अगर हमें पढ़ना था तो उसके लिए बायोट सेवर्ट ने आया, ठीक है। एक बायोट सेवर्ट थे, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ ने जो थे वो आके अपना एक लॉ दी, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, उस चीज को उन्होंने रिलेशन दिया। कितना होगा कितना नहीं होगा वो चीज आके उन्होंने बताया। उसी चीज को हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो एक्चुअली में वो अगर लॉ दिए हैं तो हम लोग जानते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ होता है कि उन्होंने बहुत सारे मेहनत करे हैं तो हम उस पे ज्यादा मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग देखते हैं क्या है। ये जो है इक्वेशन दिया उन्होंने, इक्वेशन which gives मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, एट अ पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उससे कुछ दूरी पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो उसके लिए बायोट सेवर्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया
लॉ दिया, तो उसी चीज को हम लोग को यहाँ पढ़ना है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई भी कंडक्टर है, वायर है, जिसमें करंट बह रहा है, हमें इस पॉइंट पी पे लेट से कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं डीएल, ठीक है, इसे हम वेक्टर मान रहे हैं। इस पॉइंट से इस पोजीशन का वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये आर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है थीटा है। तो उन्होंने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा इस छोटे से एलिमेंट के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। कि करंट कितना बह रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो डीएल हम कितना लेंथ ले रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है घट रहा है। फिर जितना ज्यादा दूर जा रहे हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। और साथ साथ जो एंगल है उसमें भी ऐसा रिलेशन आ रहा था कि साइन ऑफ थीटा का रिलेशन। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि जो डीबी होगा यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें तो ये प्रोपोर्शनल टू है आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कहीं भी प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डीबी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो है कांस्टेंट है हमारा डीएल साइन थीटा बाई स्क्वायर, ठीक है। हियर म्यू नॉट बाई 4 पाई को बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 10⁻⁻⁷। यूनिट की बात करें तो दिख रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है इसका यूनिट टेस्ला हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो उसका बताते हैं टेस्ला, नीचे आर स्क्वायर ऊपर डीएल, तो हमें ऊपर मीटर मिलेगा नीचे एम, ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ठीक है, जिसे टी से लिखेंगे, या फिर वेबर जिसे डब्ल्यू भी लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सॉरी सर डायमेंशन डायमेंशन आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि आगे जब देखेंगे तो और भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां से डायमेंशन निकालना ज्यादा आसान होता है। फोर्स वाले से, फोर्स वाला जो फॉर्मूला आएगा वहां से, ठीक है। सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, या मतलब मैग्नेटिज्म होता क्या है ओवरऑल? इसीलिए बोले कि जैसे मैग्नेटिज्म जो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लासिकल वाले जो है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये चीज जानते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म अगर हमसे कहा जाए तो हम बोलते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में जैसे हम लोग बोलते हैं आयरन निकल कोबाल्ट ये सब चीज को, ठीक है। तो उन सब सर चीजों इसका को कॉज अट्रैक्ट, क्या होता है? सब अभी पढ़ लोगे, ठीक है। ऊपर हम इसीलिए बोले कि इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ये सारा चीज कॉज जो होगा ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म में आएगा किसी भी सर मटेरियल थोड़ा के। विजुलाइज करने में आसानी होता है, मतलब क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए शुरू से हम वो भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत फिर होता है कि उसको छोड़ के फिर बीच में लास्ट में हमें फिर से जाना पड़ता है, ठीक है। तो किसी किसी बुक्स में जो होता है पहले क्लासिकल दे देता है, फिर फोर्स देता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता है, ठीक है। यहाँ यस पे सर। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अबाउट में एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो है पेयरिंग होता है, तो उस पेयरिंग की वजह से कुछ जो है इसमें ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है कि वो किसी और बॉडी को अट्रैक्ट करता है, यानी डाइपोल मोमेंट क्लियर होता प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वहां से ये चीज आता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग यस देखेंगे सर। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में।
कैसे होता है। फिर ये भी देखेंगे कि ये चीज पढ़े होंगे कि किसी अगर एक मैग्नेट होता है उसे अगर हम कट करते हैं तो साउथ और नॉर्थ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे जो है सेम डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। ये सब चीज पढ़े होंगे कहीं, तो सब क्यों यस होता है वो सर। सारा कुछ वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये चीज पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से पे into plane हो गया onto the plane. क्या आते हैं हम उस पे। एक चीज यहाँ पे छूट गया, ठीक है चलो बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बोलते कि क्या होता है तो बता सकते हो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? So two bodies are attracted repelled by a force, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोले। अट्रैक्टेड एंड रिपेल बाय, उससे मैग्नेटिक फील्ड थोड़े बोलते हैं। Sir, the range up to रीजन, which the magnetic force will act. हाँ मतलब कि स्पेस को हम बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन कहते हैं कि चार्ज के अराउंड में स्पेस जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज लाए तो फोर्स एक्सपीरियंस हो। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे कि इट इज अ स्पेस अराउंड एनी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके आसपास हम दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। ठीक है, तो इसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, नहीं वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बस छोटा सा इतना चीज ध्यान रहेगा। यस सर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो। वेक्टर। वेक्टर होगा, Yes sir, but डायरेक्शन होगा इसके पास। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू है इतना होता है। म्यू नॉट जो है इसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी a free space. ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? यहाँ से बोल सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर बाई एम। ठीक है, ये चीज होता है। अगर हम म्यू की बात करें तो ये सर हम बोलेंगे, हाँ सर परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों सेम चीज है। नहीं, ठीक है दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमिटिविटी क्या था? सर कितना अलाउ कर रहा है पास करने के लिए। मतलब एक्सटेंट की कितने को रोक रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यानी कि हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि अलाउ कर रहा है या फिर रोक रहा है। मोस्टली रोकने के टर्म को बोलते हैं। तो जैसे कि देखे थे ना कि अगर डाई इलेक्ट्रिक हम रखे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाई इलेक्ट्रिक में जो चार्जेस थे इंड्यूस हो रहे थे पोलराइज होकर, वो एक एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने का टेंडेंसी बना रहा था। ठीक है, यस सर। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे वहां पे बोल रहे थे कि उसी चीज से रिप्रेजेंट करता है ये परमिटिविटी, उसी चीज को, यानी कि कितना अलाउ कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे परमिएबिलिटी जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है अपोज करता है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी एक मीडियम, ठीक है किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, कैसे रहेगा, ये सारा कुछ लास्ट में मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक ये सब पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज को डील करते हैं। क्लियर है? म्यू आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? म्यू बाई म्यू नॉट, यानी कि अगर हम किसी मीडियम का म्यू लिखना हो तो रिलेटिव के टर्म में हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर जो है इसका डायमेंशन होगा क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी का? नहीं होगा। सर ठीक है, यानी कि एक्सटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में मीडियम कितना अलाउ करेगा। ठीक है,
सर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी अगर मीडियम है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है तो परमिटिविटी उसका प्रॉपर्टी को बोलेंगे। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का टेंडेंसी रखता है तो परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल शब्द में क्लियर हुआ? यस सर। सर मतलब नाम है, मतलब उसका ऑलमोस्ट अपोज ही करने का टेंडेंसी है, बस नाम अलग अलग है। हाँ, दोनों, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा है। यस सर, समझ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या कि पैरामैग्नेट किसे कहते हैं, डाईमैग्नेट किसे कहते हैं, यस सर। Yes. किसे Yes, sir. कहते हैं? पैरामैग्नेटिक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और डायमैग्नेटिक में नहीं रहता। तो अच्छा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ठीक है, थोड़ा बहुत हम हिंट देते हैं। जैसे फील्ड हम लोग पढ़े जनरेट थे करता हूँ। पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक में, यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक जिसमें जो है स्पिन 0 होता है, इसमें स्पिन रहता है। ठीक है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम घूम कर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर Yes. हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट देता है, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम डाईमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो अपोज करता है। ठीक है, तो वहीं से ये चीज म्यू आर क्या है, ये सारा चीज क्लियर होगा। तो लास्ट में ही इस चीज को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। तो म्यू आर क्या होता है, डाईमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और सारा कुछ हम पता चल जाएगा कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कोई भी मटेरियल है, मान लेते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसके आसपास के रीजन को हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें हम किसी और मटेरियल को लाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाए। इसका यूनिट जो होगा टेस्ला होगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा बात कि अगर हमें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर किसी दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम लोग इस बायोट-सेवर्ट लॉ से फाइंड कर सकते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि dv = म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर होगा। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो वेक्टर है तो हम जो है ऊपर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, डायरेक्शन क्या लिखे? तो डायरेक्शन के लिए अगर देखें तो म्यू नॉट आई तो वेक्टर है बाई 4 पाई, इसे तो हमने लिख दिया। अब था dl sin थीटा, dl है और sin थीटा है, दो वेक्टर हमें यहाँ दिख रहा है, dl वेक्टर और r वेक्टर। sin थीटा अगर उन दोनों का बीच का है तो अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें sin थीटा मिल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो उस चीज को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि dl वेक्टर क्रॉस r कैप यूज कर लेते हैं, क्योंकि r वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन से मतलब है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r। जब ऊपर r लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, q। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा वेक्टर के फॉर्म में। अब वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन हमें देखना है, तो डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है यही हमें डायरेक्शन देगा। यस सर। सर ठीक है, लेकिन अगर तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम लोग पहले तो उसका डायरेक्शन नहीं जानते हैं ना, तो किसका? सर मतलब वो समझ नहीं आया जो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए ना। यहाँ पे हमारे पास चलिए इधर ही बताते हैं। यहाँ पे डीएल वेक्टर इधर है, ये यस आर सर। वेक्टर था। ठीक है, हमें डीएल साइन थीटा चाहिए था। ठीक है, ये क्या हम डीएल क्रॉस आर कैप से ले सकते हैं क्या? आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा वेक्टर
जो इधर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ए Yes, sir. क्रॉस बी क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। बी का मैग्नीट्यूड अगर 1 होता तो इधर क्या लिखते हैं हम, ए साइन थीटा। A sin theta. Yes, sir. समझ आ गया. ठीक है, तो वही चीज लिखते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट पता करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यही हमें डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यहाँ से इस चीज से पता कर सकते हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले के अलोंग हाथ रखेंगे, दूसरे के अलोंग कर्ल Right hand करते हैं, thumb राइट rule. थंब रूल। Yes, sir. Right hand thumb rule. ठीक है, यानी कि फॉर डायरेक्शन हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जैसे कि ये था, ऐसा करंट जा रहा है इस पॉइंट पी पे, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या आएगा बताओ। यहाँ से ये हम मान लेते हैं आर वेक्टर है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो डीएल वेक्टर हमने लिया है, ये हमेशा ध्यान रहे कि ये जो डीएल वेक्टर है ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ विल बी इन डायरेक्शन ऑफ Plane. फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के लॉन्ग ही होना चाहिए, इनटू द प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, Into the plane. Into the plane. प्लेन। ठीक है, एंड अगर ऐसा डॉट रहा तो Out of the plane. Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि अगर स्ट्रेट वायर हो, फॉर स्ट्रेट वायर, ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि पॉइंट पी के नई जगह हम यहाँ क्यू पॉइंट पे पूछते हैं कि क्यू पॉइंट पे कैसा होगा, तो बता सकते हो, बोलो। Out of the plane. कहीं भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो इधर की तरफ डीएल वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर होगा, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए ये चीज यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने राइट हैंड के थंब को इस करंट के अलोंग पुट करेंगे, बाकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा वायर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, अगर करंट ऐसा जाएगा तो इस पे इस तरीके का मिलेगा। क्लियर है, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट thumb of right hand along current and curl your fingers. Then direction of curling will give direction of magnetic field। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, करंट के अलोंग अपने थंब को रखो, बाकी फिंगर्स को कर्ल करो, तो बाकी फिंगर्स ऐसे गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस एंड पे देख रहे हैं तो इधर हमें इनटू द प्लेन जाता हुआ दिख रहा है और इस एंड से हमें आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ दिख रहा है। क्लियर है, जैसे कि अगर इधर करंट होता, इधर बह रहा होता, तो इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, बोलो। इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। Clockwise. Anti-clockwise. ऐसा कुछ Sir, है, anti-clockwise. ऐसा करंट जा रहा है
ठीक है, तो ऐसा अगर देखेंगे तो इधर से हम देखेंगे तो ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस साइड से अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एंटी दिख रहा है। ठीक है, इधर से अगर खड़े होकर देखते हैं अपोजिट साइड से तो क्लॉकवाइज दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा देखना है। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल है, उसका अगर हम रोटेशन का डायरेक्शन ले लें और दोनों हम उसके एक्सिस के अपोजिट साइड से देखें तो एक साइड से हमें क्लॉकवाइज दिखेगा और एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इतना बाद में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to uniformly moving charge। ठीक है, यूनिफॉर्मली यानी कि स्पीड कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इस रास्ते से किसी स्पीड v से मूव कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम p पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसका r वेक्टर हो गया, ये v वेक्टर हो गया। तो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, बोलो? हम्म, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है करंट के लिए, उसी चीज से इसको रिलेट करके बोलना है। ठीक है, Q बाई टी जो होता है वो हमारा करंट होता है। देखो dv जो हमारा आया था, क्या आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आया था। I को हम क्या लिख सकते हैं, तो dq बाई dt, यानी कि q है तो q बाई dt बाई 4 पाई। अगर हम dt को dl पे ट्रांसफर कर दें तो dl बाई dt हमें क्या मिलेगा, बताओ? साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कभी भी अगर हमें चार्ज दे दे तो हम लोग यही चीज कहेंगे, जहां भी करंट के लिए हम लोग सारा डेरिवेशन निकालेंगे, जहां जहां करंट है वहां पे हम चार्ज के टर्म में लिख लेंगे। तो म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई इंटू dl बाई dt v को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे v क्रॉस r कैप बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? सर वहाँ पे dq बाई dt नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चार्ज q ले रखे हैं तो q बाई t कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल टाइम t में करेंगे तो dt, सिर्फ एक ही चार्ज ले रखे हैं ना। यस सर। ठीक है, और इस dt को हम dl के साथ ट्रांसफर कर देने के छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो dl बाई dt हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यस सर। ठीक है, तो ये था कि हाँ भाई अगर वो है तो कहीं भी आगे कहीं भी चल के चार्ज को गोल गोल घुमाए, सीधा स्ट्रेट लाइन में फेंक दे, कैसा भी फेंक दे, हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए डिराइव कर रहे हैं तो वही फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे चार्ज के लिए। ठीक है, कहीं भी अगर आ जाए तो वही हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, वायर या कंडक्टर कुछ भी बोल सकता है, स्ट्रेट वायर है उसके कारण हम फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि ये वायर है, इसमें करंट आई बह रहा है, यहाँ किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये जो है x दूरी पे है, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा 2 है, थीटा 1 है, और ये जो एंगल है ये थीटा 2 है।
ठीक है, थीटा के टर्म में दिए हैं, एल के टर्म में दे सकता है कि लेंथ इतना है, तो हम लोग थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, याद करो तो ऐसा जो था, हम लोग एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, याद है? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें पता करना है, तो फाइंड करते हैं। हम मान लिए कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जो है आई जा रहा है, यहाँ से ये पॉइंट P जो है x दूरी पे है। हम क्या किए, यहाँ से y दूरी ऊपर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए dy। ध्यान से देखें तो dy का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ से जो ये वेक्टर जाएगा, ऐसा ये वेक्टर जा रहा है, उसी पॉइंट से ले रहे हैं, तो ये हमारा r वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा r वेक्टर हो गया। dy क्रॉस r करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द फील्ड आ रहा है, ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पार्ट के लिए ये इनटू द प्लेन ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे dv इतना लिख रहे हैं, ये y है तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो dv का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू dl थीटा साइन थीटा। तो अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये जो दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल दिख रहा है ये 90 प्लस थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो हमें क्या दिख रहा है, 90 प्लस थीटा। नीचे r का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर है इतना? तो dy लिए थे ना हम लोग। अच्छा हाँ, dl की जगह dy होगा, ठीक है, यही होगा। यस सर। ठीक है, अब चूंकि सारे पार्ट के लिए अगर यहाँ भी कोई पॉइंट लें तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही जा रहा है, यानी कि पूरे वायर के लिए हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में इनटू द प्लेन ही रहेगा और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। तो हम राइट साइड की बात कर रहे हैं तो सब इनटू द प्लेन है, तो हम सबको आसानी से जोड़ सकते हैं, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, तो जो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, साइन 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा हमें, कॉस ऑफ थीटा मिलेगा। यस सर। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे y चेंज हो रहा है थीटा भी चेंज हो रहा है, तो हमें y और थीटा में एक रिलेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रॉम फिगर से अगर हम देखें तो हमें एक ऐसा ट्रेंगल दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, ये y है, ये x है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि tan ऑफ थीटा जो है वो y बाई एक्स है, यानी कि y को हम बोल सकते हैं x tan थीटा, x तो कांस्टेंट है यानी कि हम बोल सकते हैं dy इजकल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बोल सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इसमें यूज कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल कॉस ऑफ थीटा को कॉस थीटा रखने दिए, dy को हम लिख लिए एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे y को अगर x tan थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, यही मिल रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कट गया, एक एक्स कट गया, यहाँ से हमें मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r कॉस ऑफ थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा होता है, तो हम यहाँ से दिख रहे हैं कि साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2, या किसी भी
वायर है, कितना भी लेंथ का दिया हो, अगर θ1 θ2 के टर्म में हो तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा नीचे x था ना, सॉरी, क्लियर है इतना? ध्यान से देखो तो क्या हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले जैसा ही है? वहां क्या आता था, k लेमडा बाई r। तो k ये जो कांस्टेंट है वही तो है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई है। लेमडा की जगह आई है बाई r, साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये चीज है। इसके स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हम ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो वायर है इससे ये जो पॉइंट P है ये बाइसेक्टर पे हो, ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी कि ये भी l/2 हो लेट से और ये भी l/2 हो। इस केस में हम बोल सकते हैं क्या कि θ1 जो होगा वो θ2 के बराबर होगा, लेट से थीटा, बोल सकते हैं, ठीक है। यस और सर। tan ऑफ थीटा l/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, जो भी है वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि साइन θ1 प्लस साइन θ2 2 साइन थीटा हो जाएगा, नीचे 2 कट जाएगा। केस 2, लॉन्ग वायर दिया हो, वेरी लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग यानी कि बहुत लंबा वायर दिया है, यानी कि इधर इधर बहुत दूर बहुत लंबा जा रहा है, यहाँ से ये x दूरी पे कोई पॉइंट P है। इस केस में हमें θ1 कितना दिख रहा है बताओ, 0। 90 हाँ मतलब 90 डिग्री, और θ2 वो भी 90 90, डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो है इनफाइनाइट वायर दिख रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के लिए अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसके लिए हम वो देख रहे हैं कि θ1 एंड θ2 दोनों 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 था तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन भी होगा यहाँ पे इस रीजन में। चार्ज अगर रहेगा तो होगा। सर तो उस केस में फिर आंसर कैसे चेंज होगा? मतलब ये तो क्या? उस केस का बात हो रहा है ना जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर हाँ, कर रहे हैं। सिर्फ तो मैग्नेटिक फील्ड को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। फील्ड भी रहेगा तो वो क्या होता है उससे? अगर इस पे चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता। तो सर वहाँ पे पार्टिकल पे दोनों का फोर्स लगने लगता है। हाँ, दोनों मौजूद रहेगा तो दोनों का ही फोर्स लगेगा, तो ठीक सर है, ये लेकिन दोनों यहाँ दो अलग अलग डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। कर सकता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं किसी भी पॉइंट पे, यस सर। ठीक है, हम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोगों ने पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, अब यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो जो कंडक्टर है हमारा वो न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल होगा बाहर से यस देखेंगे सर। तो उसके कारण मैग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब बाहर में नहीं होगा, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ही बात कर रहे हैं, लेकिन में भी हो सकता है कि भाई चार्ज अगर दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे चल के इनफैक्ट देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके आगे और चल के देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तभी तो एक एक करके ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट है और ऐसा दे रखा है ऊपर इंफिनिटी तक गया है, यहाँ से ये पॉइंट P जो है r दूरी पे है। तो इस केस में क्या होगा बताओ, θ1 कितना दिख रहा है तो 90 और 0। और θ2 हमें दिख रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin 91 हो जाएगा। फोर्थ केस ऐसा हो सकता है कि सेमी इनफाइनाइट ही रहे, इधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन जो हमारा पॉइंट P दिया हो ऐसा दिया हो, इतने दूरी पे पॉइंट P दिया हो, में भी हो सकता है। और बोले कि ये जो एंगल है ये थीटा है, इस केस में θ1 क्या लेंगे, हमेशा जो भी हम एंगल मेजर करेंगे ये वाला लाइन तो से थीटा 90। θ1 क्या था इधर से ऐसा, यानी कि ये ये सर वाला लाइन, 90। और θ2 क्या होगा, सर 360 डिग्री माइनस थीटा। हाँ उल्टा जाएंगे, यहाँ पे मिला तो हमें क्या मिल रहा है 2π माइनस थीटा, तो लिखेंगे 2π माइनस थीटा, या फिर हम माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सर तो ये चीज, तो इसको हम लोग यूज करके लिख सकते हैं। तो ये सारे कुछ स्पेशल केसेस थे जिससे हम लोग फाइंड करना हो अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक तो क्वेश्चन दिया है कि इधर x एक्सिस और y एक्सिस है, मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इधर की तरफ है। ठीक है, लॉन्ग है, y एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है, पॉइंट P कहीं स्पेस में है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,2,4। बोल रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है, 3D में है, 3 z एक्सिस भी दे रखा है लेकिन हम बनाया नहीं है, z एक्सिस इधर मान लेते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग निकाले, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इनफाइनाइट वायर के लिए, क्या होगा इसका, सर म्यू नॉट बाई आई इंटू 2π इंटू √29। नीचे √29 आ रहा है, नहीं 29 कैसे आया, सर अच्छा, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का। हाँ वो जो आर वेक्टर आया है वो तो तुम सेंटर से ले लियो, हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। यस सर। ठीक है, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लियो या सेंटर से डिस्टेंस तुम मेजर कर लियो, ऐसा है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है यही पॉइंट हमें 3,2,4 रिप्रेजेंट कर रहा है, और वायर जो है ऐसा दिया हुआ है, इधर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ का, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या यही वाला डिस्टेंस होगा क्या, यस सर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, दिख रहा है कि z में ये 4 है और y
x में 3 है, तो ये हमें दिख रहा है कि 4 लेंथ है, ये 3 लेंथ है, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P की अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू 5। क्लियर है? तो इस चीज से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि जब भी हम डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लेना है। किसी को इस बात में नहीं है? करंट एक ऐसा लूप है, इसमें करंट जो है इस तरीके का बह रहा है, करंट I बह रहा है, इसका लेंथ जो है a है और ये जो लेंथ है √3 है। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसका सेंटर है, तो बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, वो जो है उसका सेंट्रल 0 कैसे? सर ऊपर वाला नीचे वाला को काट देगा और साइड वाला इधर वाला को काट देगा। काट कैसे देगा? डायरेक्शन चेक करो, नीचे वाले का करंट किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल यूज करो, थंब को करंट के अलोंग कर्ल करो, जब पॉइंट O पे जा रहे हैं तो इनटू द प्लेन आ रहा है नीचे वाले के कारण। यस सर। ऊपर वाले से क्या आ रहा है? QR से, वो भी इनटू द प्लेन आ रहा है। यस सर। PQ से, वो भी इनटू द प्लेन आ रहा है, और RS से भी इनटू द प्लेन आ रहा है। डायरेक्शन के साथ अगर देखेंगे तो सब इनटू द प्लेन आ रहा है, तो सबका तो एडिशन होगा, तो 0 कैसे आएगा? बात समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि PQ का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही RS के लिए भी होगा, PS का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही QR का भी होगा। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करो। देखो PQ और RS सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2PQ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ प्लस QR और SP सेम है, तो BQR ऐसा लिख सकते हैं। अब PQ के लिए फाइंड करते हैं, तो हमें ऐसा एक वायर दिख रहा है जिसमें करंट I जा रहा है, ये PQ है, यहाँ पे पॉइंट O है, इससे फाइंड करना है। ठीक है, सर म्यू ये नॉट जो I बाई डिस्टेंस पाई है 2 प्लस √3 बाई √3। ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये √3a/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ये हमें a/2 मिलेगा। अगर इस केस में हम एंगल θ1 या θ2 देखें तो दोनों आपस में बराबर ही हैं, और थीटा म्यू हमें नॉट कितना बाई मिल गया? I बाई 4 पाई इंटू √3/2 प्लस 1। देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, PQ के लिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है? a/2 है, 3a/2 थीटा 30 डिग्री, ये भी एंगल थीटा 30 डिग्री आएगा। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट, दोनों एंगल सेम है, तो I/2 पाई, यहाँ 4 पाई था, इक्वल रहता है तो 2 पाई, R कितना है? तो √3a/2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2√3 पाई। इसी तरीके से अगर हम इसका लें PS का,
तो पीएस के लिए अगर वो पॉइंट लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, a/2 मिलेगा, और ये डिस्टेंस √3a/2। तो ये जो एंगल इस केस में हम लोग थीटा जो यूज करेंगे ये कितना मिलेगा बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ से पीएस अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ0I/2 a/2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो हो जाएगा सर उधर √3 फॉर्मूला में μ0 4 पाई आएगा ना, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का वायर है तो। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो 2 साइन थीटा नहीं आ जाएगा। यस सर। तो इसमें ये चीज आ रहा है। तो जो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ लिखेंगे, इन दोनों का डबल करके जोड़ देंगे, दिख रहा है, तो डबल करके जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 2BPQ प्लस BPS। तो क्या मिल जाएगा, μ0I/, ये तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो √3 प्लस √3, ये मिल रहा है, √3 3 प्लस 1 4/√3 μ0I/, ये आ रहा था सबका। यस सर। ठीक है, तो ऐसे से रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर अगर हम वायर है तो स्ट्रेट ही रहे, जरूरी नहीं है, तो हम लोग उसे कर्ल करके सर्कुलर बना देंगे। सर्कुलर बनाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे क्या होगा, उसके एक्सिस पे क्या होगा, वो सब चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, तब तक पिछला चैप्टर का जो है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है फिर, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।